नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत से डरा पाकिस्तान। इमरान खान बोले पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर तनाव के बीच चाइना ने हिंद महासागर में इंडिया के प्रभुत्व को किया स्वीकार। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि सबसे बड़ा राजनीतिक पलायन, बंगाल में एक साथ तृणमूल कांग्रेस के 34 नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत से डरा पाकिस्तान। इमरान खान बोले पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को भारत का डर किस कदर सता रहा है, इसका पता विदेश मंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री तक के ताबड़तोड़ बयानों से चलता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया है। इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। फर्जी फ्लैग ऑपरेशन का आरोप। इमरान ने रविवार को ट्वीट किया, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ करना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन छेड़ेगा तो उसे पाकिस्तानी इच्छा शक्ति से मजबूत प्रतिक्रिया मिलेगी और हर स्तर पर खतरे का जवाब दिया जाएगा, कोई गलती ना की जाए। यही नहीं, इमरान ने यह भी आरोप लगाया, जैसे जैसे भारत की आंतरिक समस्याएं बढ़ रही हैं, खासकर आर्थिक मंदी, किसानों का विरोध प्रदर्शन और कोरोना वायरस से गलत तरीके से निपटना, मैं फिर से वैश्विक समुदाय को चेतावनी दे रहा हूं कि मोदी सरकार आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी अभियान चला रहा है। इमरान ने पाकिस्तानी सेना के सुर में सुर मिलाते हुए आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में भारत ने सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की गाड़ी पर गोलियां बरसाई, जबकि उस पर संयुक्त राष्ट्र लिखा था और यूएन का नीला झंडा लगा था। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान नहीं है और पाकिस्तान इस रवैये की निंदा करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तनाव के बीच चाइना ने हिंद महासागर में इंडिया को प्रभुत्व को किया स्वीकार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए स्वीकार किया है कि भारत को हिंद महासागर में अद्वितीय भौगोलिक लाभ है। 17 दिसंबर को ग्लोबल टाइम्स में वैश्विक महत्वाकांक्षा के लिए बहुपक्षीय तंत्र के प्रति भारत का बदलता रवैया शीर्षक से छपे लेख में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हु शिशेंग ने कहा, भारत ने हिंद महासागर में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की योजना बनाने का बीड़ा उठाया है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के तहत हिंद प्रशांत अवधारणा के लिए ग्रुप बढ़ रहे हैं। भारतीय नेतृत्व वाली पहलों में शामिल होने वाले देशों के साथ भारत अधिक से अधिक लाभ उठाने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हिंद प्रशांत अवधारणा आने वाले कल की कोई संभावना नहीं बल्कि बीते हुए कल की वास्तविकता थी और इसे अस्वीकार करना वैश्वीकरण को खारिज करने के समान है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन और चिकित्सा की आपूर्ति बढ़ाई है। भारत ने 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स की भी मदद की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ा राजनीतिक पलायन, एक साथ तृणमूल कांग्रेस के 34 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दिन में सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला जब तृणमूल कांग्रेस के 34 नेताओं ने एक साथ अपनी पार्टी छोड़ दी। तृणमूल के कदावर नेता शुभेंदु अधिकारी और 5 विधायकों, एक सांसद समेत 34 नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में इन लोगों ने भाजपा का झंडा थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आशंका जताई कि आने वाले समय में और पार्टी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सौगत राय ने भाजपा में शामिल होने वालों को विश्वासघाती करार देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों का पार्टी छोड़ना ही ठीक है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों की माने तो वर्ष 1998 में ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाए जाने के बाद से एक दिन में तृणमूल से सबसे बड़ा पलायन है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के बाद से तृणमूल कांग्रेस के 10 विधायक तथा कांग्रेस और माकपा के एक विधायक भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। हालांकि इनमें से किसी ने विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी। अमित शाह की रैली में भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं को मिलाकर अब तक तृणमूल कांग्रेस के 15 विधायक, माकपा के 3 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा खेमे में आ चुके हैं। 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा के 6 विधायक हैं। बर्दवान पूर्व लोकसभा सीट से 2 बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके सांसद सुनील मंडल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह पिछले कुछ दिनों से मुखर तरीके से तृणमूल नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों पर बोल रहे थे। श्री मंडल पहले वाम मोर्चा के घटक दल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक थे। वर्ष 2014 में वह तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, शीतलहर के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड चल रही है। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। तापमान में गिरावट के साथ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा। वहीं इसने 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसे ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि एक हफ्ते बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर बढ़ जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शीतलहर सोमवार तक जारी रह सकती है। अमृतसर में पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के साथ पंजाब, हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री राज्य से ही होगा, अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव के इच्छुक हैं और वे राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, फिरौती और बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्ति चाहते हैं। बंगाली संस्कृति और साहित्य के प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े इस शहर में आयोजित रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह राज्य की पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करेगी, जब इसे सोनार बांग्ला कहा जाता था। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो फिर राज्य से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने रोड शो के दौरान जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई रोड शो में हिस्सा लिया और उनका आयोजन किया, लेकिन ऐसा रोड शो नहीं देखा। यह लोगों के ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुस्से को प्रदर्शित करता है। यह भीड़ नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे के प्रति आस्था को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि यह इच्छा केवल राजनीतिक नेता बदलने की नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, फिरौती और बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्ति की है। डाक बंगलों से चौरास्ता तक के 1 किलोमीटर के रोड शो को कवर करने के लिए सड़क पर हजारों लोगों के जमावड़े के कारण ज्यादा समय लग गया और खुले हुड वाले ट्रक को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसमें अमित शाह सवार थे। रोड शो के अंत में शाह ने माइक्रोफोन के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का यह समुद्र संकेत रहा है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और 2021 में विधानसभा चुनावों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शाह ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को शासन के लिए 30 वर्ष दिए, वाम मोर्चा को 3 दशक तथा ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को 10 वर्षों का समय दिया। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त करता हूं कि यदि आपने भाजपा को केवल 5 वर्षों के लिए चुना तो राज्य में विकास की बाढ़ आ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि रोड शो में लोगों के जमावड़े ने साबित कर दिया कि उन्हें मोदी जी पर भरोसा है और ममता की सरकार का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, कुशासन एवं भाईपाइयों के दादागिरी को समाप्त करने के लिए एक बदलाव की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नकली नोटों की नापाक साजिश, पूर्वांचल में सक्रिय गैंग, एक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार नापाक साजिश रचा करता है। सरहद पार से जाली नोटों की खेप के जरिए पाक भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा पाले हुए हैं। कोरोना काल में भारतीय इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए पाक ने फिर चाल चली है। फर्जी करेंसी को पाकिस्तान में छापने और फिर उसे भारत में खपत कराने के लिए एक गिरोह काम कर रहा है। इस गिरोह को नोटों की खपत के एवज में 20 से 25% मुनाफा दिया जाता है। पिछले दिनों DRI की गोरखपुर यूनिट ने पाकिस्तान में छपी भारतीय करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। DRI ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल में सक्रिय गैंग को दबोचने के लिए इस शख्स की पहचान छुपाई है। गिरोह के सदस्य नकली नोटों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं। गोरखपुर समेत छोटे कस्बों में नोट खपत करते हैं। पिछले दिनों DRI को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में छपे नकली नोटों की खेप भारतीय बाजार में पहुंचाने के लिए एक गिरोह गोरखपुर समेत पूर्वांचल में सक्रिय है। इसके बाद DRI की गोरखपुर इकाई संदिग्धों पर अपनी नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान गोरखपुर के गोलघर
शहर से एक शख्स को 96,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स के पास से 2000 के 48 नोट बरामद हुए हैं, जो दिखने में भारतीय नोट की तरह ही हैं। DRI ने सभी नोटों को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में लश्कर और अलकायदा के मॉड्यूल का पता लगाए NIA। अमित शाह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। इस दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ उनकी विभागीय गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। गृह मंत्री ने कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के संग एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बंगाल में आतंकी मॉड्यूल की जांच की प्रगति को लेकर रिपोर्ट ली। उन्होंने NIA से सीमा पार लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा जैसे आतंकवादी समूह के नेटवर्क का पता लगाने को कहा। NIA के अधिकारियों के साथ साथ DIG दीपक कुमार से शाह ने हाल के मामलों का विवरण मांगा। आपको बता दें कि सितंबर में NIA ने उत्तर 24 परगना के बदुरिया से लश्कर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। नवंबर में अलकायदा के एक पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। बैठक में शाह ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों में कट्टरपंथी इस्लामिक समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भागीदारी के बारे में भी जानना चाहते हैं। उन्होंने NIA के अधिकारियों को राज्य में PFI सदस्यों के आंदोलन पर नजर रखने के लिए कहा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस महीने के अंत में प्रवर्तन निदेशालय ने PFI के परिसर में राष्ट्रव्यापी छापे मारे थे। मुर्शिदाबाद और कोलकाता में भी इसके कार्यालयों की तलाशी ली गई, जबकि कई राज्यों ने गृह मंत्रालय से PFI पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। NIA की बैठक के बाद अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि का दौरा किया। यहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि अच्छे मुस्लिम लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि क्या इस्लामी आतंकवाद ने उनकी मदद की या उनकी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया। पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह ने बलिजुरी गांव में एक किसान के घर पर दोपहर का भोजन किया। इससे पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, जो किसानों के बीच भाजपा के आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है। भाजपा के बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ शाम में नए टाउन में एक होटल में नए शामिल सदस्यों के साथ पार्टी के राज्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों के प्रोपेगेंडा का उनकी ही भाषा में जवाब, लोगों का भरोसा जीतने की मुहिम चला रहे सुरक्षा बल। जी हां दोस्तों, आतंकवादियों के प्रोपेगेंडा का सुरक्षा बल उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। आम लोगों को खेतों, बाग बगीचों में काम करने से रोकने और अपने व्यवसाय से दूर रखने की आतंकियों की कोशिश का जवाब देने के लिए सुरक्षा बल आतंकियों के परिजनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। इसमें आतंकियों के परिजनों का रूटीन कामकाज दिखाकर ग्रामीणों का डर दूर करने और उनका भरोसा जीतने की कोशिश होती है। सुरक्षा बल से जुड़े अधिकारी ने कहा कि ये सिलसिला हमने उस वक्त से शुरू किया जब आतंकी धारा 370 खत्म होने के बाद ग्रामीणों को उनके बगीचों से सेब उतारने से रोकते थे, दुकानें बंद कर विरोध करने को कहा जाता था। अधिकारी ने कहा कि हम वीडियो फुटेज गांव वालों को दिखाते थे कि कैसे आतंकियों के परिवार अपने सेब बिक्री के लिए बाजारों में भेज रहे हैं, लेकिन गाँव वालों को रोक रहे हैं। इसका काफी असर भी हुआ। गाँव वालों को भी लगता है कि उन्हें हथियार बनाया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि उनसे अपील भी की जाती है कि वे जो भी काम करेंगे पुलिस उनकी मदद करेगी, बशर्ते वे अपने परिवार व बच्चों को आतंकियों से दूर रखें। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों की मुहिम का काफी असर हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि लोगों से सीधा संवाद और बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश के चलते आतंकियों को कई जगहों पर पनाह लेना उल्टा पड़ गया। गाँव वालों की सूचना पर ही कुपवाड़ा के कई इलाकों में आतंकियों की धरपकड़ हुई। घर वापसी का दे रहे मौका। एक अधिकारी ने कहा बहुउद्देशीय कार्य योजना के तहत काम चल रहा है। एक तरफ लोगों को उनकी दैनिक गतिविधियों में मदद की जा रही है, वहीं आतंकियों के खिलाफ अभियान में भी स्थानीय मदद ली जा रही है। सुधरने का मौका देने की रणनीति के तहत आतंकियों के साथ जाने वाले युवाओं को घर वापसी का मौका दिया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पाक बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे जैसे बढ़ रही है सर्दी, गर्म होती जा रही LOC। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। हम 16 दिसंबर को पुंछ सेक्टर में स्थित इंडियन आर्मी की इस पोस्ट पर पहुंचे। सामने पाकिस्तान का रावलाकोट सेक्टर है। इस इलाके में गोलाबारी की आवाज गूंजती रहती है। पिछले 6 महीने में ही सिर्फ इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से 300 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। इस साल जैसे जैसे पारा नीचे जा रहा है, पुंछ सेक्टर में LOC पर गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यहाँ ऑपरेशंस पाकिस्तान को सबक सिखाना और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को ठिकाने लगाना की गर्मी बढ़ती जा रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन लो। जैसे ही हम पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी की एक पोस्ट पर पहुंचे तो सबसे पहले हमसे यही कहा गया, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनने के बाद जब हम आगे बढ़े तो बताया गया कि यह ऑपरेशनली सबसे एक्टिव पोस्ट है। फौज में ऑपरेशनली एक्टिव पोस्ट का मतलब है कि यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है और पाकिस्तानी सेना
सीज फायर कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की हर संभव कोशिश करती है। जब हम इस पोस्ट पर पहुंचे उसके 2 दिन पहले ही नौशेरा में LOC के पार 2 पाकिस्तानी सैनिक की मौत हुई। उनकी मौत इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई में हुई। 2 दिन पहले ही अपने सैनिकों की मौत से पाकिस्तान बौखलाया है। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान गोलाबारी कर सकता है और उन्हें इस तरह के इनपुट मिले हैं। हमसे कहा गया कि गोलाबारी की आवाज़ सुनते ही नीचे झुक जाएं और फिर बंकर की तरफ भागना होगा। हमारी मौजूदगी के दौरान तो गोलाबारी नहीं हुई, लेकिन उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी की। इस इलाके में पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम ने 10 जनवरी को 3 निहत्थे पोर्टर के मौत के घाट उतार दिया था और इनमें से एक का सिर काटकर ले गए थे। आर्मी के एक अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में दुश्मन की पोस्ट हमसे ज्यादा ऊंचाई पर है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भले ही दुश्मन डोमिनेट करता है, लेकिन जोश में इंडियन आर्मी डोमिनेट करती है। यही वजह है कि आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम की जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही घुसपैठ कर आए 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक को जिंदा पकड़ लिया गया। अक्टूबर में भी यहां आतंकियों के एक बड़े ग्रुप की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई और जून में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, बंगाल में कुशासन से जनता त्रस्त, TMC की विदाई तय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य में सत्तासीन ममता सरकार पर अराजकता और कुशासन को लेकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत विकल्प करार दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पश्चिम बंगाल में अराजकता और कुशासन से वहां के लोग त्रस्त हो चुके हैं। भाजपा एक मजबूत विकल्प है और सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ममता जी की हताशा और निराशा इस बात का प्रतीक है कि तृणमूल कांग्रेस की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पुंछ में LOC के पास की गोलीबारी, भारत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों और गांवों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई और मोर्टार से गोले भी दागे गए। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। अधिकारी ने बताया, शाम लगभग 5 बजे पाकिस्तान ने बिना उकसावे के किरनी और माल्टी सेक्टरों में छोटे हथियारों से गोलीबारी और मोर्टार से गोले दागकर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई इस गोलीबारी में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि भारत की ओर किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिलिट्री लिट फेस्ट, रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, चीन को हद में रखने के लिए जरूरी है समुद्री गठजोड़। जी हां दोस्तों, आज थल से लेकर जल तक जिस तरह चीन अपना दायरा और ताकत बढ़ा रहा है, उसके मद्देनजर ड्रैगन यानी चीन को अपनी हद में रखने के लिए समुद्री गठजोड़ करना होगा। इसलिए जरूरी है कि इंडो पैसिफिक नेवल अलायंस में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक होना होगा। इसी की वकालत शनिवार को मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट के दूसरे दिन रक्षा विशेषज्ञों ने की। चर्चा का संचालन करते हुए नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 4 देशों के एक क्लब के रूप में गठन संबंधी बात कही। लंबे समय से यह प्रयास चल रहे हैं, मगर बीच में ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन से दुश्मनी मोल न लेने की सोच के साथ यह मामला अधर में लटक गया। अब चीन के आक्रामक और अड़ियल रवैये के कारण 2017 से यह प्रयास फिर से तेज किए गए हैं। पूर्व राजदूत श्याम सरन ने खुलासा करते हुए कहा कि दरअसल अमेरिका इस गठजोड़ को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि वह ईरान परमाणु सौदे को आगे बढ़ाने के लिए चीन और रूस के समर्थन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए आज पुरानी बातों को छोड़ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों को अड़ियल चीन की तरफ से पेश आ रही चुनौती के मद्देनजर एकजुट होने की जरूरत है। वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान का मानना है कि चीन भारत को अपने विरोधियों में से एक मानता है और हम अभी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस चुनौती को कम आंक रहे हैं, लिहाजा हमें एक तत्काल मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक सांसद, 10 विधायक, 15 निकाय पार्षद, अपने साथ पूरी फौज लेकर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 19 दिसंबर की तारीख बेहद अहम रही। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वह अपनी अगुवाई में कुल 10 विधायकों और एक सांसद को भी ले आए, जिनमें से 8 TMC के हैं। शाह ने इसे अभी तो केवल शुरुआत करार दिया है। मेदिनीपुर के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में चुनाव के वक्त तक आप अकेले रह जाओगे। शुवेंदु अपने साथ जिन विधायकों को ले गए उनमें 6 TMC, 2 लेफ्ट फ्रंट के और 1 कांग्रेस के हैं। इसके साथ ही पूर्व वर्धमान सीट से 2 बार के सांसद सुनील मंडल भी भगवा खेमे में आ गए। गिनती यही नहीं रुकी, इसके साथ ही विभिन्न दलों की जिला परिषद और पंचायत समिति के 15 पार्षदों सहित कुल 60 सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए। कोलकाता से मेदिनीपुर तक शाह के साथ ही हेलीकॉप्टर में बैठकर आए शुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैंने जिस पार्टी की 22 सालों तक सेवा की उसमें से किसी ने भी कोविड होने के बाद फोन नहीं किया। वहीं शाह ने
ने 2 बार मेरा हालचाल पूछा। मुकुल राय ने कहा कि आत्मसम्मान के साथ मैं पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी में रहता हूं पूरी निष्ठा से काम करता हूं। पहले टीएमसी में था और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद शाह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, तृणमूल और लेफ्ट के केंद्र विरोधी रवैये को खारिज किए जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए यहां और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी की ही सरकार होनी चाहिए। उन्होंने अपने आलोचकों को टीएमसी को दिए गए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट की बात कही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।